हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे स्टेबिलिटी के बारे में, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में और केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में। बी ब्लॉक का अपना टॉपिक है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड केमिकल रिएक्टिविटी। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से क्या इफेक्ट पड़ता है स्टेबिलिटी पे, ऑक्सीडेशन पे और रिडक्शन पे, इस चीज़ के बारे में अपने को पढ़ना है। सबसे पहली बात तो ये आती है कि आप जब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको पता है मोस्टली अपन रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा यूज करते हैं। उसको शो किया जाता है इस तरीके से, पहले आप उसका आयन देन स्लैश और उसका मेटल लिखते हैं। यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की जब बात की जाती है तो सबसे पहले वो डिपेंडेंट होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे। मतलब जितनी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है उतने ही ज़्यादा मेटल थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होते हैं। बट जब सॉल्यूशन में उसकी स्टेबिलिटी की बात की जाती है, कोई भी मेटल आयन की जब सॉल्यूशन में स्टेबिलिटी की बात की जाती है तब वहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंसिडर किया जाता है। अब जब आप सॉल्यूशन की बात कर रहे हो, पहले इसका पूरा पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी एनर्जीज जो होती हैं या कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। मेटल को सबसे पहले जब आप किसी भी मेटल का आयन बनाते हो तो सॉलिड मेटल से आप क्या उसको कन्वर्ट करते हो गैसियस में, तो ये होती है सब्लिमेशन प्रोसेस। और यहाँ पे जो एनर्जी है वो मिलती है अपने को सब्लिमेशन एनर्जी या सब्लिमेशन एंथैल्पी। उसके बाद जब ये गैसियस हो जाता है तो उसके बाद अपन इसमें से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला और ये हो गया अपने पास आयनाइजेशन एंथैल्पी। उसके बाद अपन इसको क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं इसको गैसियस फॉर्म में, तो ये बन जाता है अपने पास मेटल एक्वस। और आपको पता है वाटर के साथ जो रिएक्शन होती है या वाटर जब ऐड होता है तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है और वो कहलाती है हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो यहाँ पे इस पूरे प्रोसेस में जब मेटल जाके मेटल प्लस एक्वस में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे इन तीन एनर्जी का अपन समीशन देखते हैं। तो टोटल एनर्जी इस प्रोसेस के लिए लिखी जाएगी सब्लिमेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो इन तीनों एंथैल्पीज पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंडेंट होता है। अब एक बात सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट नोट कर लें, अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होता है तब वहां पे रिडक्शन होने के चांसेस होंगे, और अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होता है तो वहां पे ऑक्सीडेशन के चांसेस होते हैं, क्योंकि अपन यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल ही लेते हैं ओनली। तो अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तब तो रिडक्शन हो रहा है, और अगर नेगेटिव आ रहा है तब वहां पे ऑक्सीडेशन कंसीडर किया जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आगे पढ़ेंगे अपन ट्रेंड्स इन मेटल 2+2 मेटल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये मैंने यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है, इसको मैंने इस तरीके से शो किया। लिखना अपने को रिडक्शन पोटेंशियल ही है, बट आपको इतनी बात याद रखनी है कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है तो वहां रिडक्शन होगा, और अगर नेगेटिव है तो वहां ऑक्सीडेशन होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, और नेगेटिव वैल्यू से मेटल क्या होता है, स्टेबल होता है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज नेगेटिव वैल्यूज, मोस्टली नेगेटिव वैल्यूज देखी जाती है। इसका मतलब मेटल अपने आयन में कन्वर्ट होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब मेटल अपने आयन में कन्वर्ट होगी तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, और यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। उसके बाद बात करते हैं कि जब आप कॉपर के केस में बात करते हैं, कॉपर में क्या होता है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। कॉपर में जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया जाता है तो उसकी वैल्यू अपने को पॉजिटिव मिलती है। ऐसा क्यों होता है, कॉपर ऐसा यूनिक बिहेवियर इसलिए शो करता है क्योंकि कॉपर की सब्लिमेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी है ना, ये दो एंथैल्पी, इन दोनों का और हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये आपस में बैलेंस नहीं हो पाती, और आपस में बैलेंसिंग नहीं होने के कारण क्या होता है, कॉपर पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे शो करता है। क्योंकि कॉपर को आप कॉपर 2+ में जब कन्वर्ट करोगे तो आपको पता है ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि कॉपर में से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तब तो इसका कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 3d10, बट जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकालते हो तब 3d10 में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, बहुत ज्यादा। तो इस कारण ये फैक्टर बहुत ज्यादा हो जाता है और हाइड्रेशन एंथैल्पी कम रहती है, और इस कारण ये दोनों आपस में बैलेंस नहीं हो पाने के कारण कॉपर के लिए रिडक्शन पोटेंशियल का मान क्या रहता है, पॉजिटिव। अब इसका फर्क क्या पड़ता है, इसका फर्क ये पड़ता है कि कॉपर जो है वो
एसिड के साथ हाइड्रोजन लिबरेट नहीं कर पाता है, अलावा 2 एसिड को छोड़ के, HNO3 नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड H2SO4, ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह यहाँ पे काम करते हैं और हाइड्रोजन रिलीज करते हैं कॉपर से रिएक्ट करके। अदर एसिड्स कॉपर के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते। उसके बाद बात करते हैं कि मैग्नीज, निकल, जिंक, इनके लिए यह वैल्यू बहुत ज्यादा नेगेटिव होती है। अब बहुत ज्यादा नेगेटिव होने का मतलब इनका ऑक्सीडेशन फास्ट होता है, बहुत ज्यादा फास्ट होता है। ऐसा क्यों होता है? मैग्नीज से आप मैग्नीज 2+ में कन्वर्ट करिए तो मैग्नीज 2+ में आप देखेंगे D5 हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट होगा, तो मैग्नीज मेटल जल्दी से जल्दी Mn2+ में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा और इस कारण इसकी रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? हाईली नेगेटिव। सेकंड बात करते हैं जिंक की, तो जिंक से जब आप जिंक 2+ में जाएंगे तो जिंक 2+ में D10 स्टेबल फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट रहता है। तो इस स्टेबल फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन के कारण जिंक क्या करता है? जल्दी से जल्दी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कोशिश करता है और इस कारण इसकी रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हाईली नेगेटिव आती है। उसके बाद बात करते हैं अपन निकल की, तो निकल में तो ऐसा कोई केस नहीं होता स्टेबल हाफ फील्ड का या फुल फील्ड का। निकल के केस में क्या होता है? वहां पे हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, मतलब जब निकल आयन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है और बहुत ही स्टेबल कंपाउंड बनता है निकल 2+ का। इस कारण निकल की भी वैल्यू क्या आती है? हाईली नेगेटिव। तो आपको ये ट्रेंड पूछे जाते हैं, आपको ये कॉपर के बारे में क्वेश्चन करके पूछ लिया जाता है या आपको इनके बारे में क्वेश्चन करके पूछ लिया जाता है। तो ये होता है पूरा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को और इसके यूज क्या क्या है, ट्रेंड्स क्या क्या चलते हैं डी ब्लॉक में, वो होते हैं। यहाँ पे अपन ने M2+ से M लिया है ना। एक और पोटेंशियल की बात की जाती है जब M3+ से M2+, वो भी एक तरह का रिडक्शन पोटेंशियल ही है, तो उसकी बात अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।